नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। अब देश की सियासत चाणक्य और शकुनी के बीच उलझ गई है। चाणक्य चुनाव जिताएगा या शकुनी पासा पलटेगा? सवाल बड़े गंभीर हैं, लेकिन शायद पहली बार बड़े लंबे अंतराल के बाद सामान्य तौर पे याद नहीं आता। अमित शाह कैमरे पर आए और कैमरे पर आते ही बीजेपी का छीछा लेदर करवा दिया। आज बड़े दिन बाद छीछा लेदर शब्द का इस्तेमाल हमने किया। दरअसल छीछा लेदर, आप कहो बेइज्जती, ये थोड़ा सा मोनोटोनस सा लगता है। छीछा लेदर का रेंज बहुत बड़ा है, रेंज छीछा लेदर। तो आज बड़े रेंज पर फजीहत करवाई है। इसीलिए जब फजीहत का फलक बड़ा होता है तो वो छीछा लेदर में तब्दील हो जाता है। तो आज छीछा लेदर करवाया है। कांग्रेस की तारीफ करने लगे क्या अमित शाह? ये बड़ा सवाल है। होमवर्क में कहीं कमी रह गई क्या? कांग्रेस सुबह से शाम, दिन से रात एक ही तो काम है, कांग्रेस 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 कांग्रेस। कांग्रेस शब्द अगर डिलीट कर दिया जाए भारत की राजनीति से तो भाजपा वालों के पास बोलने के लिए कुछ नहीं रहेगा। फिर हिंदू मुसलमान भी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा सेंटेंस। अब कांग्रेस की तारीफ करने लगे, ये बड़ा भारी जो है सवाल है। और सीएम ममता बनर्जी ने ऐसा सवाल दागा है, कोई भाजपाई जवाब देने अब तक नहीं आया है जब तक हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। सब मुंह छिपाए बैठे हैं, क्योंकि सवाल बिल्कुल भीतर तक घाव करने वाला है। लाइए जरा हेमंत जी को कार्यक्रम शुरू करें। बहुत सारे इसमें दस्तावेज हैं, तथ्य हैं, फैक्ट्स, आंकड़े, बहुत कुछ है। मतलब नॉर्मली हमारी कोशिश होती है कि हम आंकड़ों और तथ्यों को जो है जुबान दें। लफाजी तो चारों तरफ चली रही है देश में, तो हम तथ्यों के जो है सहारे आगे बढ़े। हेमंत भाई, स्वागत है आपका। जो है अब शुरू करते हैं कार्यक्रम। भैया दिखाइए, कुछ हेडलाइंस दिखा दीजिए। अमित शाह बोले ममता बंगाल में घुसपैठ नहीं रोक सकती, हमारी सरकार आई तो परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे। परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। आगे बढ़िए। शाह बोले ममता घुसपैठ नहीं रोक सकती। सीएम बोली शकुनी का चेला आया, घुसपैठ सिर्फ बंगाल से, तो क्या पहलगाम हमला आपने कराया? चलिए थोड़ा और दिखा दीजिए, बड़े बड़े में एकदम। हाँ, अगर आतंकी बंगाल में तो पहलगाम हमला आपने कराया क्या? अमित शाह पर भड़की ममता बनर्जी। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। ये इस समय ये जो ममता बनर्जी का सवाल है ना, ये पूरे मीडिया के जरिए चुभ रहा है भाजपाइयों को। अगर बंगाल में आतंकी हैं तो पहलगाम में हमला आपने कराया। ममता बनर्जी का अमित शाह पर पलटवार। ये बंगाल है, यहाँ का रास्ता बड़ा मुश्किल है। बंगाल बंगाल जीतने के बाद तो वैसे भी हालांकि लोग देश जीत लिए, अंग्रेज भी आए तो बंगाल में घुसे। अब जरा मैं आपको सुनवा देता हूं अमित शाह की दो तीन क्लिप है, वो सुनिएगा। और फिर ममता बनर्जी ने क्या कहा क्या नहीं कहा, वो पॉलिटिकल बातें हैं। पॉलिटिकल बातों पर भी बात होगी। वो पॉलिटिकल होता है ना, आरोप प्रत्यारोप, वो जिसको मैं कहा लफाजी। लेकिन आंकड़ों के जरिए अगर हम समझेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, और दर्शकों के लिए मुझे लगता है वो ज्यादा जो है मुफीद रहेगा। तो सुनवाइए, पहली क्लिप लाइए। और एक एक क्लिप में अलग अलग बातें हैं, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हम बकायदे नोट करके चलते हैं, तभी जो है ये जरा ये आपको कई बार लगेगा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, लेकिन हम शुरुआत इससे इसलिए कर रहे हैं कि आप बंगाल में गए। छीछा लेदर की शुरुआत यहां से होती है। आप बंगाल में गए और बंगाल में जा करके बंगाल के जो महापुरुष हैं, जो बंगाली कल्चर में रमा हुआ है, डीएनए है बंगाल का, आप उसको भी सही नहीं, नाम भी नहीं ले पा रहे हो। इसका मतलब होमवर्क और स्क्रिप्ट दोनों में प्रॉब्लम है। सुनवाइए, सुनवाइए फटाफट रविंद्रनाथ से। सन्याय, रविंद्रनाथ सन्याय, रविंद्रनाथ सन्याय, रविंद्रनाथ सन्याय। आप बाएं तरफ जो आपने देखा जिनको, वो सचिंद्रनाथ सान्याल,
और दाहिने तरफ जो देखा आपने रविन्द्रनाथ टैगोर थे। ये हमको भी कंफ्यूज कर देंगे अमित शाह। सचिंद्रनाथ सान्याल और रविन्द्रनाथ टैगोर, इन्होंने दोनों मिला क्या बनाया? रविन्द्रनाथ सान्याल भी नहीं, सन्याय, रविन्द्रनाथ सन्याय। रविन्द्रनाथ टैगोर, सोचिए, गुरुदेव और सचिंद्रनाथ सान्याल दोनों को मिलाया, वही मोदी जी का फॉर्मूला a+b² a² + b² 2ab एक्स्ट्रा आ जाता है। तो वो ये आ गया, 2ab एक्स्ट्रा आ गया यहां पर भी। अब जरा अगली क्लिप लाइए, अगली क्लिप। अब काम की बात पे आते हैं, ये तो इनके ज्ञान की बात थी। कम्युनिस्टों के शासन के पहले, तृणमूल के शासन के पहले प्रति व्यक्ति बंगाल की आय राष्ट्रीय औसत से 127% ज्यादा थी। 127%। देश में नागरिक 100 रुपया कमाता था तो बंगाल में 127 रुपया कमाता था। आज देश का नागरिक 100 रुपया कमाता है तो बंगाल का नागरिक 73 रुपया कमाता है। अब हो गया ना। मैं यहां पर भी कहूंगा, यहां पर भी दो बातें। एक तो हम अभी कमाई पर आएंगे, आंकड़ों पर, लेकिन शायद गणित में भी प्रॉब्लम है। अगर 100 रुपया भारत का प्रति व्यक्ति आय था और 127 बंगाल का था, तो 127% ज्यादा नहीं था, सिर्फ 27% ज्यादा था। ठीक है, 127% नहीं। वो मतलब आप लोग अब आर्यभट्ट को भी मत कहिए कि आर्यभट्ट की गणित गड़बड़ है, मैं गणित भी बताऊंगा, जैसे इतिहास आप लोग बना रहे हैं। 100 से अगर 127 होगा तो 27% ज्यादा होगा। मुझे लगता है कि भारत में गणित के बहुत मेधावी विद्यार्थी हैं, वह भी अगर कैलकुलेट करेंगे तो एक बार अमित शाह तक मैसेज भेज दे सब लोग करके कि 100 से 127 27% ज्यादा होता है। ठीक, अब आंकड़ों पर अभी हम आएंगे। आपको मैं मैप दिखाऊंगा, भारत का पूरा रंगीन मैप, और तब आप देखिएगा कि ये लोग क्या पर कैपिटा इनकम पर बात करने योग्य हैं या नहीं है। अगली क्लिप लाइए, अगली क्लिप लाइए। गरीब बंगाल की जनता के अधिकार का पैसा आपकी कैडर की भेंट चढ़ रहा है, आपको इसको जवाब देना पड़ेगा। महिलाओं की सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा बना है और अधिकृत रूप से कहा जाता है कि महिलाएं 7 बजे के बाद अपने हॉस्टल और घर से न निकले। हम कौन से जमाने में जी रहे? मुगल काल में जी रहे हैं क्या? ममता जी, ये आजाद भारत, यहां माताओं बहनों को पूरा दिन जब इनकी मर्जी हो, जब इनको काम हो, घर के बाहर निकलने की सुरक्षा प्रदान करना ये हमारा संवैधानिक दायित्व है, जो देने में आपकी सरकार विफल गई है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज का मामला हो, संदेश खाली का मामला हो, दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज का मामला हो, साउथ कॉलेज लॉ कॉलेज का मामला हो, हर जगह बेटियां असुरक्षित हैं और ढेर सारे लोग और ढेर सारी माताएं बहनें ये अत्याचार से तंग आ चुकी है, असुरक्षा से तंग आ चुकी है। वो भी राह देख रही है कि कब वोट देने का अधिकार आए और हम इन निकम्मी तृणमूल कांग्रेस की सरकार को हटा दें और भाजपा को ले आए। ठीक है, याद रखिएगा सब। मैं एक एक क्लिप सुना रहा हूं हेमंत भाई। आज आपकी अनुमति से मैं थोड़ा वक्त लूंगा, फिर पूरा आपके हवाले कर दूंगा मंच, लेकिन थोड़ा एक्सरसाइज इस पे किया है तो दिखा दिया जाए। भैया आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। तक इंतहा कर दी, यहां तक कि पार्लियामेंट में वंदे मातरम पर चर्चा होती है। बंकिम बाबू ने रचे हुए वंदे मातरम पर चर्चा हुई, जो गीत पूरे हमारे आजादी के आंदोलन का प्रेरणा गीत बना, वो वंदे मातरम की चर्चा का तृणमूल कांग्रेस विरोध कर रही है, क्योंकि उनकी वोट बैंक इससे नाराज हो रही है। ये बंगाल की जनता कभी सहन नहीं करेगी। एक जमाना था मित्रों कि भारत के जीडीपी में बंगाल का योगदान 10.5% था और तीसरे नंबर पर था। जीडीपी में योगदान की दृष्टि से हमारा बंगाल तीसरे नंबर पर था। तीसरे नंबर पर से सरक कर ये 49 साल में वो 22वें नंबर पर आ गया।
अब नीचे कोई जगह ही नहीं बची। बंगाल का इतना आर्थिक पतन कभी नहीं हुआ है। ये कम्युनिस्टों के शासन के पहले, तृणमूल के शासन के पहले प्रति व्यक्ति बंगाल की आय राष्ट्रीय औसत से 127% ज्यादा थी। 127%। देश में नागरिक 100 रुपया कमाता था तो बंगाल में 127 रुपया कमाता था। आज देश का नागरिक 100 रुपया कमाता है तो बंगाल का नागरिक 73 रुपया कमाता है। ममता जी, आपको इसको जवाब देना पड़ेगा। हर प्रकार के उद्योग की शुरुआत एक जमाने में इस सुजलाम सुफलाम भूमि से हुआ था और इसी के आधार पर सोनार बांग्ला की परिकल्पना की जाती थी। वो बंगाल में आज भ्रष्टाचार, घुसपैठ और टोलबाजी के कारण सारी इंडस्ट्री वापिस जा रही है। एक हो गया, ये हो गया, अब एक और है, बस एक और है, एक और है भाई। बहुत इस पे मेहनत किया गया हम लोग कि बंगाल की बॉर्डर से हो रही घुसपैठ सिर्फ बंगाल का मामला नहीं रहा है, अब ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। देश की संस्कृति को बचाना है, देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है तो बंगाल की बॉर्डर सील कर दे। ऐसी देशभक्त सरकार यहां लानी पड़ेगी जो ममता बनर्जी नहीं कर सकती, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती। हो गया। अब शुरू करते हैं जरा, अब शुरू करते हैं हेमंत भाई। एक तो बॉर्डर सील करने का काम स्टेट गवर्नमेंट का नहीं होता है, जो अभी लास्ट था। अगर ये काम स्टेट गवर्नमेंट का है तो फिर गृह मंत्री किसी और को बना दिया जाए। गृह मंत्री ममता बनर्जी को बना दो, चले जाओ बंगाल में गृह मंत्री बना दो ममता बनर्जी को। फिर कई राज्यों में सीमा सील हो जाएगी, कई राज्यों में हो जाएगी सीमा सील। खाली एक बार गृह मंत्री बनाओ, पता चल जाएगा। गृह मंत्री काम है, बताओ पहली बार अपनी विफलताओं के स्मारक पर किसी को मैं देख रहा हूं कि जो है हार चढ़ा रहा है कमल के फूल का, पहली बार अपनी विफलताओं के स्मारक पर। अब आते हैं आंकड़ों पर गुरुजी, अब आंकड़ों पर आते हैं। जरा एक एक करके स्क्रीनशॉट दिखाइए, कोई सीक्वेंस नहीं, आप दिखाइए, बस उसमें लोगों ने नोट किया होगा वो समझते जाएंगे। आंकड़े दिखाइए, एक एक आंकड़े। ये आप देखिए जो है स्टेट वाइज पर कैपिटा इनकम है, सिक्किम, गोवा, दिल्ली। और दिखाइए सिक्किम, गोवा, दिल्ली, ये देखिएगा फिर बताता हूं, ये देखिएगा। हाँ चलिए, हाँ चलिए, चंडीगढ़, तेलंगाना, रोक दीजिए, चंडीगढ़, तेलंगाना आपने देखा। इसमें चंडीगढ़, ये चंडीगढ़ का प्रशासन ही अलग है, केंद्र शासित प्रदेश है। तेलंगाना भाजपा शासित नहीं है, कर्नाटका भाजपा शासित नहीं है, तमिलनाडु भाजपा शासित नहीं है, ये टॉप 10 है। केरला भाजपा शासित नहीं है। टॉप 10 पर कैपिटा इनकम अगर आप देखेंगे तो उसमें 50% से ज्यादा, जिस देश में 70% हिस्से पर भाजपा राज कर रही है, वहां पर टॉप 10 में 50% से ज्यादा गैर भाजपा शासित राज्य हैं पर कैपिटा इनकम में। पर कैपिटा इनकम में नोट करिए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। ये भाजपा का परफॉर्मेंस है, डबल इंजन। मैप दिखाइए, मैप दिखाइए। ये मैप आप देखिएगा, ये पूरे देश का पर कैपिटा इनकम के हिसाब से मैप है। यहां पर जो डार्क ग्रीन है, डार्क ग्रीन, वो सिक्किम दिख रहा था ना, अभी आपको ऊपर देखिए सिक्किम दिख रहा है, कैसे चोंच से निकली हुई है। ये 4 लाख से ऊपर पर कैपिटा इनकम वाला क्षेत्र है। उसके बाद ये 2 लाख से 4 लाख वाला लाइट ग्रीन और ज्यादा ग्रीन में है। आप देखिए नीचे, देखिए पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, ये वो इलाका है जो अभी तक इन लोगों से अछूता है। ऊपर देखिए जम्मू कश्मीर आपको दिखेगा, आपको पंजाब दिखेगा। या तो ऊपर जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, वो इलाका है जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, कहीं भी भाजपा की सरकार नहीं है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल नोट कर लीजिए, कहीं भाजपा की सरकार नहीं। एक हरियाणा छोड़ दिया जाए तो एक हरियाणा में। और नीचे का पूरा जो ग्रीन जोन दिख रहा है आपको, इसमें महाराष्ट्र छोड़ करके कहीं भाजपा की सरकार नहीं है। न तमिलनाडु में है, न तेलंगाना में है, न केरला में है। एक आंध्र प्रदेश है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं है। वहां पे स्टेपनी कहते हैं ना, गाड़ी की स्टेपनी भी नहीं है।
गाड़ी की स्टेपनी भी नहीं है, बस कहते हैं ना कि शामिल बाजा, चलो यार साथ हो तो आ जाओ सरकार में। और क्यों आ जाओ? क्योंकि दिल्ली से पैसा लाना है, दिल्ली से पैसा लाना है, इसलिए है। मतलब आपको पूरे देश में अगर पर कैपिटा इनकम में ग्रीन जोन, आप पूरा ग्रीन जोन देख लेंगे तो इस पूरे ग्रीन जोन में भाजपा शासित राज्य 10% बमुश्किल आपको मिलेंगे, मुश्किल से 10% मिलेंगे। और जो भाजपा का कहते हैं ना हिंदी हार्टलैंड, देखिए गुलाबी हुआ पड़ा है पूरा, फाइलों में मौसम गुलाबी है, अदम गोंडवी ने लिखा था ना, ये पूरा गुलाबी पड़ा हुआ है, पूरा गुलाबी। ये पता है कौन सा क्षेत्र है जहां पर कैपिटा इनकम 1 लाख भी नहीं है साहब, 1 लाख भी नहीं है? वो ये इलाका है जो भाजपा के नाकामियों का स्मारक है। यही वो पूरा इलाका है जो भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में बिठा के रखा है। ये पूरा का पूरा इलाका गरीबी और भुखमरी से गुजर रहा है और ये बंगाल जाएंगे सुधारने। चलिए, हो गया। अब आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। चलिए, ये तो पर कैपिटा इनकम वगैरह आ गया। पर कैपिटा इनकम पे तो मैंने मैप दिखा दिया, और मैप बता रहा है सब कुछ। एक बात, मैप आप उनके बाइट उनका रिवर्स करके सुनिएगा। कहा जीडीपी में कभी बंगाल का नंबर तीसरे नंबर पर, पूरे देश की जीडीपी में जो योगदान है तीसरे नंबर पे हुआ करता था, अब 22वें नंबर पर है। कैसे तथ्यों को तोड़ मरोड़ मरोड़ कर झूठ बोला जाता है, ये कला कोई इन लोगों से सीखे। जीडीपी में 6th लार्जेस्ट स्टेट इकोनॉमी इन इंडिया बाय नॉमिनल जीएसडीपी। जीएसडीपी फिनेंशियल ईयर 2024-25 प्रोजेक्शन अप्रोक्सीमेटली 18.8 लाख करोड़, 18.8 लाख करोड़। कंट्रीब्यूशन टू नेशनल जीडीपी अराउंड 5.483%, ये 2025 का अनुमानित है। स्लाइट इंक्रीज फ्रॉम 2024, 5.482%। मतलब 5.5%। पूरे देश की जीडीपी में 5.5% कंट्रीब्यूशन बंगाल का है, और 6वें नंबर पे है। आप लोग को किसी डाउट होगा, मैं पूरी सूची दिखा दूंगा, पूरी सूची दिखा दूंगा। और बाइट सुनिए, कहा है इन्होंने कि 22वें नंबर पर है। आप बताइए, कहा मतलब कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल दो। हेमंत जी कहते हैं मुंह के आगे मैदान। बहुत टाइम ले लिया हेमंत भाई, मैं क्षमा मांगता हूं आपसे, बहुत टाइम ले लिया। ये हेमंत भाई दिखाएंगे, अभी इस पर आएंगे हम। ये पूरी कहानी जो घुसपैठ की है, घुसपैठ की पूरी कहानी, ये पूरा फिनेंशियल इनका हिसाब किताब था, बही खाता पूरा मैंने दिखा दिया है। अब मैं हेमंत भाई के पास चलता हूं, कुछ जो बचा उचा है फिर आगे दिखाएंगे, नहीं तो बहुत मन में गुस्सा होंगे। चलिए हेमंत भाई, मैं क्षमा पहले मांग लिया, क्योंकि ये दिखाना जरूरी था भाई, बहुत जरूरी था। अब मुझे बताइए जरा, ये क्या वो आपका मुंह के आगे मैदान है वाला, ये फॉर्मूला क्या अमित शाह से आपने सीखा या आपसे अमित शाह ने सीखा? कुछ भी बोल दो। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए 100 साल की जो ट्रेनिंग होती है ना, उसमें 3 पीढ़ियां औसतन निकल जाती है। और जब 100 साल से आपको यही सिखाया गया हो कि तथ्यों की, किसी चीज की कोई परवाह नहीं करनी, जो मर्जी आए बोल दो, कोई चेक करने वाला है नहीं, देश का इकोसिस्टम बहुत बढ़िया है, मीडिया लहलौट है, पोमेरियंस हुआ कर रहे, कोई समस्या नहीं, तो उससे वो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आत्मविश्वास बढ़ना चाहिए ना, तो आत्मविश्वास बढ़ जाता है, क्योंकि आपको पता है कोई टोकने वाला तो है नहीं, जो मर्जी आए खींच के रख दो तो खींच दिया। आज बड़ा इंटरेस्टिंग क्या क्या हुआ जरा वो बता दूं। पहली बार जो मोदी जी के परम साथी हैं माननीय चाणक्य जी, अमित शाह जी, उन्होंने एक कमाल कर दिया। जैसा आपने ओपनिंग सेंटेंस कहा था कि पहली बार लंबे समय के बाद उनके मुंह से अप्रत्यक्ष तौर पर, परोक्ष तौर पर कांग्रेस की प्रशंसा निकलेगी। और वो कैसे? बहुत सारे दर्शक उसको कोरिलेट नहीं कर पाएंगे। महोदय ने क्या कहा, माननीय गृह मंत्री जी ने, कि लेफ्ट और अपना क्या नाम है ये ममता बनर्जी, तृणमूल से पहले 127% पर कैपिटा इनकम होती थी। तो उस समय तो भारतीय जनता पार्टी किसी व्यवस्था में नहीं थी। कांग्रेस पार्टी 1947 से लेकर के 1970 तक बंगाल में किसका राज था? कांग्रेस पार्टी का। बीजेपी का तो दांव लगा नहीं अब तक। तो 29 सालों में आप क्या कह रहे थे अमित शाह जी? आपने तो सुनवा दिया सारा। 29 सालों में 127% तो उनकी पर कैपिटा इनकम थी। पूरे देश के स्तर पर तीसरे नंबर पर प्रोडक्शन था। ये उन्होंने बताया, मैंने, आपने नहीं बताया। अब 22वें पे चला गया, जबकि वो 6ठे पे है।
तो इसमें तर्क वर्क की तो कोई तथ्यों की तो बात आप सोचा मत कीजिए, लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि इन दोनों को घेरते घेरते, तृणमूल को और लेफ्ट को, वो कांग्रेस की परोक्ष प्रशंसा कर गए। 30 साल का शासन था भाई, लगातार 47 से 77 तक। जो भूतों ने भविष्य टाइप की चीज है, मोदी या अमित शाह के मुंह से कांग्रेस की परोक्ष प्रशंसा। अब बहुत सारे लोगों ने इसमें से, क्योंकि अपने यहाँ तो विद्वान बहुत लोग हैं, उन्होंने बहुत सारे नुक्ता निकालना शुरू कर दिया कि जानबूझ के किया है ये। क्यों भाई, क्यों किया जानबूझ के? क्यों बोला? वो तृणमूल के वोट कटेंगे ना कांग्रेस से, इसलिए तो बड़े बड़े विद्वान हैं, तो उनका भी उनका पक्ष है, तो उनको मुबारक, मुझे उस पर कोई आपत्ति मुझे और आपको क्यों नहीं चाहिए, लेकिन एक वो भी पक्ष है, इसलिए मैंने बता दिया आपको। अब सवाल ये है कि कांग्रेस के शासन में जब सबसे ज्यादा जबरदस्त प्रगति की है बंगाल ने, और उन दोनों के उसमें, तो फिर कांग्रेस को सरकार में आने, तो फिर ये क्या करेंगे? ये तो प्रगति का काम करते ही नहीं। कहां करते हैं? बहू बेटियों की इज्जत की बात कर रहे थे, तो जो अंकिता भंडारी है वो भी किसी की बच्ची ही थी, ठीक। वो जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर 3 दिन से इंडिया गेट पे घूम रही थी, वो भी किसी की बच्ची थी, उन्नाव की पीड़िता, है ना। बहुत सारी चीजें हैं। तो कौन कौन इस्तीफा देगा भाई? फिर तो कोई सत्ता में बचेगा नहीं इस देश में, ठीक। तो वो तो सब कहने की बातें होती है, पॉलिटिकल कोई खास बात नहीं। जो सबसे प्रिय शगल है ना अमित शाह जी का, मैं हैरान हूं आशीष भाई। देखो, कई बार आप कहते हो कि मैं ऐसी बातें करता हूं, आप अपनी सफलता पे तो वोट मांगो, सबको समझ में आता है। कोई आदमी अपनी ही घोर नाकामी को एक्सपोज कैसे कर सकता है? कैसे? घुसपैठ रोकने का काम किसका है? गृह मंत्री का नहीं क्या? बीएसएफ है वहां पे। बीएसएफ डायरेक्टली होम मिनिस्टर को रिप्लाई करती, वो करती है, जो रिपोर्ट करती है सीधे, ठीक। बांग्लादेश बॉर्डर, ये सारा त्रिपुरा, ये सारे वाला जो एरिया है, ये किसको रिपोर्ट करते हैं? आप सोचिएगा एक बार इस बात को। और वो क्या कह रहे हैं? घुसपैठिए, घुसपैठिए, घुसपैठिए। अपनी नाकामी पर वोट कैसे मांग रहे हैं अमित शाह? मैं तो यही बात नहीं समझ पाता हूं। और लगातार मांगते हैं, एक बार नहीं, लगातार मांगते हैं। गुवाहाटी में भी कल यही बात कही थी, आज फिर। तो कम से कम गृह मंत्री जी एक मामले में तो देखो ईमानदार हैं कि वो अपनी नाकामी तो स्वीकार करते हैं। आप मानो चाहे मत मानो, मैं तो अप्रिशिएट करता हूं उनको, ठीक। आम आदमी को नहीं पता ना कि ममता बनर्जी को बॉर्डर सील करना है या अमित शाह जी को करना है। तो हमें तो पता है कि अमित शाह जी की जिम्मेवारी है, बीएसएफ उनके पास है। तो अब सवाल ये आता है कि बंगाल में तो जो ममता बनर्जी ने जो काउंटर किया, बड़ा इम्पैक्ट है उसका। कि यहां तो चलो बंगाल में जो कुछ है, आतंकवादी है नहीं है, वो तो एक अलग पक्ष है। त्रिपुरा किसके पास है, ये किसके पास है, बॉर्डर का जिम्मेदार कौन है, रक्षा मंत्री कौन है, वो सारी बात ठीक है। सवाल आशीष भाई ये कि घुसपैठिए पहलगाम में 200 किलोमीटर बॉर्डर से अंदर घुस करके आए थे और 26 नागरिकों की हत्या करके चले गए। बंगाल में तो ऐसी कोई घटना नहीं हुई। वहां तो राजनाथ जी भी हैं और माननीय गृह मंत्री जी तो ही हैं। दूसरा, घुसपैठिए पहली बार दिल्ली में पहुंचे, देश की राजधानी में, बम ब्लास्ट करके 15 लोगों को मार दिया। आज तक गृह मंत्री जी के मुंह से एक शब्द सुना आप दिल्ली ब्लास्ट के ऊपर? एक शब्द। दिल्ली में तो आपकी डबल इंजन, ट्रिपल इंजन सारी सरकारें आपकी, आप खुद भी बैठे, कोई, अच्छा दिल्ली की राजधानी में कभी इस तरह का वो हुआ था क्या? कोई जवाब नहीं। तो सवाल ये है कि डबल इंजन की जहां सरकार है, शाह और उनकी पार्टी खुद दावा करती है कि असम और त्रिपुरा में घुसपैठिए हैं, वहां सरकार किसकी है? आशीष चित्रांशी की? किसकी असम में, त्रिपुरा में? इन्हीं की सरकार होगी। सवाल यह है कि जिन घुसपैठियों से, जहां से घुसते हैं, उस मंत्रालय का बॉस भी अमित शाह, जिसके जिम्मेवारी है घुसपैठ रोकने की, वो एजेंसी भी अमित शाह जी को रिपोर्ट करती है। फिर सवाल क्या रह गया? तो एक सवाल का जवाब दे दें अमित शाह जी, बाकी तो नहीं देंगे, कि वो मई 2019 में बने थे गृह मंत्री, तब से लेके अब तक भारत में कितने घुसपैठिए अब तक घुसे हैं, उसकी संख्या बता दें एक बार। संभव है क्या? इतना तो बता ही सकते हैं भाई। दूसरा, शाह की निगरानी में ये घुसपैठिए घुस कैसे गए, ये भी सवाल है। आपने कह दिया कि ममता बनर्जी फेंसिंग के लिए जगह नहीं दे रही, ठीक है ना। कश्मीर में तो सारी फेंसिंग हो रखी है, फिर पहलगाम कैसे हुआ? तो ममता ने तो तुरंत काउंटर किया। सवाल आशीष भाई क्या है कि ये घुसपैठिया जो शब्द आप बार बार सुनते हैं ना, इसका मतलब समझिए आप क्या है। घुसपैठिया ये कहने का शब्द है, एक्चुअल में एक नैरेटिव है, और वो नैरेटिव किसी और धर्म से जोड़ता है। उसका मतलब है भय बेचना। बिहार के अंदर आपने क्या किया? एसआईआर करा डाली 8 करोड़ आदमियों की। किस लिए? कि घुसपैठिए निकालने, विदेशी वोटर बाहर निकालने। आज तक ज्ञानेश गुप्ता ने यह बताया कि कितने बाहर निकाल दिए, कितने भाई पता लगा होगा ना कि कितने विदेशी वोटर थे, बताओ। अमित शाह जी बता दें, प्रधानमंत्री जी बता दें। झारखंड में भी यही करते थे, असम के अंदर भी यही करते हैं। वहां तो आपकी सरकार है भाई साहब, असम में तो
तो सवाल आशीष भाई है कि बंगाल की जो सीमा है वो बांग्लादेश के साथ 2217 किलोमीटर लगती है, त्रिपुरा की सीमा लगभग 856 किलोमीटर लगती है, और असम की सीमा लगभग 262 किलोमीटर लगती है। तो इस सारी सीमा की जिम्मेदारी ममता बनर्जी की है, अमित शाह जी की है, बीएसएफ की है, आशीष चित्रांशी की है, हेमंत अत्री की है? इसका जवाब तो दे दो यार। या हमें बिल्कुल ही मूर्ख समझ लिया आपने कि हम बिल्कुल बुद्धि निरपेक्ष हो गए? वो तो समझ और लिया। और पूरा देश, देखिए, कोई व्यक्ति ऐसा कह सकता है क्या घुसपैठी गृह मंत्री के मुंह से? विपक्ष तो ये बात कहे तो फिर भी समझ में आता है गृह मंत्री को टारगेट करने के लिए। गृह मंत्री खुद कह रहे हैं। तो अपने आप में मतलब कई बार मुझे लगता है कि ये नैरेटिव क्या है? नैरेटिव फिर वही है जो आप शुरू में कह रहे थे, केवल नैरेटिव हिंदू मुस्लिम। ठीक, आज उसमें एक जिक्र किया कि बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है, वो व्यक्ति कौन है, क्या है, वो उस पर अपन ने शो किया था जब मैं केरल में था, वो एक अलग पक्ष। उस हिंदू मुस्लिम एक हो गया, भय घुसपैठियों का, भ्रम विकास का। ठीक, ये सारी चीजें मिला करके एक कॉकटेल पेश करना है। फ्रंट में तो आपको ये दिखेगा सामने, जो नैरेटिव जो आपके पोमेरियन चलाएंगे। और असली खेल कौन कर रहा है? वो आपका मित्र अशोक रोड वाला ज्ञानेश गुप्ता, वो अपने काम में लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट को कहता है डीडुप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर वो बोगस हम नहीं यूज करते, और चुपके से 11 स्टेट्स में अप्लाई कर देता है। क्यों किया भाई? क्या जरूरत पड़ी थी? या सुप्रीम कोर्ट से पूछ ही लेते कि साहब ये पहले तो गड़बड़ था, अब इसको हम यूज करेंगे, बताया भी नहीं, कर दिया। और जब वो खबर एक्सपोज होगी तो उसमें कोई बोलता ही नहीं। तो आप इस बात को समझिए ये खेल क्या है। और आज तृणमूल ने बिल्कुल हेड ऑन लिया सबके सब नेताओं ने कि इनके पुराने चुनावी जुमले, जितने दावे लोकसभा से लेकर जितने राज्यों में किए, सबको दावों को एक्सपोज किए। सवाल आशीष भाई ये है कि जो कुछ ये सामने दिख रहा है ना आपको, ये केवल फसाड है, घुसपैठी है, हिंदू मुस्लिम फलाना नहीं। असली खेल वो भाई साहब कर रहे हैं, ज्ञानेश गुप्ता जो अशोका रोड पर बैठते हैं। उस पर ध्यान देने की जरूरत है, उस पर ममता बनर्जी का ध्यान पूरा होगा, ऐसी आप उम्मीद कर सकते हो। ठीक, लेकिन ये देखना बड़ा गजब था कि इनके मुंह से कांग्रेस की प्रशंसा कैसे निकल गई। हालांकि उन्होंने कांग्रेस का नाम नहीं लिया, लेकिन उसका मतलब वही था कि 47 से 77 तक तो कांग्रेस थी वहां पर। तो कुल मिलाकर के आज अमित शाह जी ने जैसे नाम का कर दिया, तो मोदी जी ने वहां भी कर दिया था संसद के अंदर, याद नहीं आपको? अच्छा, फिर आपने एक चीज और ऑब्जर्व की, जो अमित शाह जी ने बोला, वंदे मातरम पे चर्चा का जिक्र किया, वो भी देखिए आप। घुसपैठियों की आप बात कर रहे थे, ये घुसपैठियों का सरकारी ट्रैक रिकॉर्ड है, आशीष चित्रांशी और हेमंत अत्री का नहीं है। जिसको आप कमजोर कहते थे, उसने 2005 में यूपीए ने 14,916 लोग निकाले घुसपैठी, 2006 में 13,692, 7 में 12,135, 8 में 12,625, 2009 में 10,602, 2010 में 6761, 11 में 6537, 12 में 6537, 13 में 5234, और 14 तक वो लोग थे मनमोहन सिंह जी 989। उसके बाद आए अमित शाह जी की सरकार, राष्ट्रवादी सरकार, जिसको आज उन्होंने बताया। फिर देखिए आप, रोक दीजिए एक बार, 2015 में निकले 474, 16 में निकले 308, 17 में निकले केवल 51, 18 में निकले 445, 19 में निकले 299, और 2020 से 25 5 साल में केवल 5423। और अब इसको एक बार 2000 वापस ले चलिए, अब इसको वापस ले चलिए इसको, 2020 से 25 में 5423 और 2005 में 14,916, 3 गुना केवल एक साल में। वो कमजोर सरकार थी, ये 56 इंची सरकार है। मनमोहन सिंह जी तो कमजोर बताते हैं, नहीं, अकेले 2005 में 14,916 निकाले उन्होंने। ये 2005 के बराबर, 2005 के बराबर तो 14 से 25 पूरा जोड़ दो तो आधा नहीं हो रहा है, इसका आधा नहीं पहुंच रहा। और घुसपैठिया कौन कहता है? घुसपैठिया कौन कहता है? ये देखना पड़ेगा, क्या देश के लोग इस बात को समझेंगे क्या? ये चार्ट में इसलिए लेके आया आपके लिए कि इससे लोग समझे कि घुसपैठिया चिल्लाता कौन है और घुसपैठियों का बाकी कार्यक्रम कौन जारी रखता है। क्यों नहीं निकाले आपने अब तक? आप गृह मंत्री, निकालना भी आपका काम, बॉर्डर्स को सेफ करना भी आपका काम। दोनों मोर्चों पे आप क्या कर रहे हैं बता दीजिए। ये संसद के आंकड़े हैं, गृह राज्य मंत्री ने संसद में दिए थे ईयर वाइज, ये मेरे आपके नहीं। तो ये है पूरी की पूरी पिक्चर कि किस तरीके से भ्रम फैलाकर, झूठ बोलकर, माहौल बनाकर, राष्ट्रवाद, धर्म, फलाना, उसके सारा कॉकटेल बनाकर के लोगों को बेवकूफ बना दो। बाकी खेल मीडिया कर लेगा और उसके पिछवाड़े से ज्ञानेश गुप्ता कर जाएंगे, जो काम डेटा मैनिपुलेशन से लेकर जो खेल करना है वो कर देंगे। ये है चुनाव का रणनीति। इसमें आप कहते रहिए कि फलाना आया था, उसने डेरा डाल लिया, वो चाणक्य है, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। हकीकत ये है इस देश की।
हेमंत भाई, दर्शकों से हमने कहा था एक एक पॉइंट पे आएंगे। इनका जो आर्थिक विकास है वो तो मुंह छिपाए बैठा है। अब इतना दिखाने के बाद घुसपैठ वाला, वो घुसपैठ खुद ही कहीं घुस करके पैठ कर लिया है, अपनी पैठ बनाया घुस करके, कहीं वो छुप गया, वो भी छुप गया है। एक बच गया है, आपने हालांकि एग्जाम्पल दे दिया अंकिता भंडारी से लेके उन्नाव तक का बहुत सारा, लेकिन मैं कुछ सुनवा देना चाहता हूँ। जो था ना कि महिलाएं 7 बजे के बाद नहीं, वो हमारा हमको इस बार सब भगाएंगे, यहाँ की महिलाएं और बहनें भगा के हमको लाएंगी। तो मैं बंगाल की महिलाओं और बहनों को, एक बहन एक बेटी की ही बात सुनवाता हूँ। मैं भास्कर के सौजन्य से मैं ये चला रहा हूँ। भास्कर के संवाददाता ने बरेली में ये रिकॉर्ड किया है। अनूप हैं, मेरे बहुत योग्य संवाददाता रहे हुए हैं बरेली में, जो है मेरे साथ। तो वही अब भास्कर के लिए इन्होंने किया है, बहुत ही बढ़िया है। सुनिएगा, पूरा तो नहीं सुनाएंगे लेकिन थोड़ा सा सुन लीजिए, बहुत कुछ साफ हो जाएगा। भैया सुनवा दो। हमारे साथ में शिवानी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या पूरा मामला क्या है, ये बताइए। 2 दिन से डिप्रेशन में हूँ और मैंने अपना कॉलेज छोड़ दिया। मैं कॉलेज किस मतलब समाज में कैसे सर उठाऊंगी मैं? ऐसी वीडियो वायरल चल रही है, 2 मुस्लिम एक लड़की कैफे में पकड़े गए और ये सच-सच झूठ है। वहाँ पे मेरे और भी दोस्त मौजूद थे। मैं ट्रॉमा बर्दाश्त नहीं कर सकती क्योंकि मैं नर्सिंग कर रही हूँ। मैं कल को कॉलेज भी जाऊंगी। अभी अभी कॉलेज जाऊंगी 2-3 दिनों बाद। अभी नहीं जा रही हूँ डर की वजह से कि मैं इतना डरी हुई हूँ, मुझे घेर ना ले रास्ते में। मैं कॉलेज किस मुंह से जाऊँ? कॉलेज वाले मुझसे पूछेंगे तुमने क्या किया? उनको मैं क्या सफाई दूँगी? जब कोई मुझसे बिलीव कॉलेज वाले ही बिलीव नहीं करेंगे तो मैं क्या करूँगी? लास्ट ऑप्शन मेरा यही बचेगा ना। अगर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मेरा जितना भी जो भी मैं मरती हूँ तो वो बजरंग दल वाले ही जिम्मेदार होंगे। मैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी से यही कहूंगी कि वो कहते हैं कि बेटी बचाओ, बेटी को पढ़ाओ, बेटी की सेफ्टी। अब यहाँ पे बेटी की सेफ्टी कहाँ है? वो ऐसे गुंडे लोगों को बोल रहे हैं बजरंग दल के वो सदस्य हैं, ये सदस्य कहलाने के लायक भी हैं कि खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, कहीं कहीं चर्च में, कहीं किसी के रेस्टोरेंट में, किसी पार्टी में जाके ऐसे खुलेआम गुंडागर्दी। इनको ये बीजेपी के नाम पे उछल रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस लोगों को परेशान कर रहे हैं बिना फालतू का लब जिहाद का। ये लोग जो बोल रहे हैं बिल्कुल कुछ भी नहीं है। सब मेरे क्लास के थे और दोस्ती रही बात, लोग बोल रहे हैं कि मुस्लिम से दोस्ती क्यों? अब कॉलेज में पढ़ रहे हैं, एक साथ पढ़ रहे हैं, मुस्लिम हिंदू उसमें सारे सारे कास्ट के लोग होते हैं। अब उनसे कास्ट पूछ के तो दोस्ती नहीं की जाएगी ना। हटा दे। सुना आप लोगों ने, सब बंगाल के मैं माताओं बहनों के लिए इसको लाया था। मैं हमारी हमारी प्रॉपर्टी नहीं थी, लेकिन भास्कर के सौजन्य से अगर वो चाहेंगे तो हम हटा देंगे। अगर भास्कर के लोग चाहेंगे कि हम न चलाएं तो हम हटा भी देंगे। लेकिन मैं इसलिए कि ये बहन बेटी बंगाल में सुरक्षा देंगे, वहां पर हमको मौका दीजिए। जहां मौका दिया है वहां बहन बेटी को मुंह ढक करके कैमरे पाना पड़ रहा है। इतना उसके नाम के साथ बदनामी जोड़ दिया है। वो नर्सिंग की छात्रा है हेमंत भाई, है वो कॉलेज जाने में घबरा रही है, वो डिप्रेशन में है, कल ट्रॉमा में मैं हूं। ये कहते हैं कि ये बहन बेटी की इज्जत बचाएंगे। इससे बड़ा प्रमाण नहीं दे सकते। और खुलेआम करिए कि बीजेपी के दम पे उछल रहे हैं सब, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले। अब इससे ज्यादा क्या दे दे एग्जाम्पल हेमंत भाई, बता दो जरा। आप ही बंगाल में हमारी बहन है, बंगाल में हमारी माताएं हैं, उनको और इससे ज्यादा क्या दिखा देंगे? बताइए, आप बताइए। फाइनली 30 सेकंड आपके टिप्पणी नहीं से नहीं, खत्म कर। आशीष भाई, अब तो एक लाइन की बात हो गई है, जो पूरा एक नैरेटिव बन गया है ना, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहा करते हैं, जो पानीपत से बड़ा फैनफेयर के साथ शुरू किया था कार्यक्रम, आज पूरे देश में एक आवाज सोशल मीडिया पे, और तो कोई बोलेगा नहीं, सोशल मीडिया पे एक लाइन कहीं पे भी देख लीजिए कि बेटी किससे बचाओ। ये एक सवाल पूरे देश के अंदर है कि बेटियां बचानी किससे है। पूरे का पूरा राइट विंग का जो व्यवहार है, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, चाहे किसी भी उसके आड़ में हो, वो सीधा सीधा महिला विरोधी है, दलित विरोधी है, आदिवासी विरोधी है। हर तरीके का जो भी कमजोर जो है वर्ग, उसी के विरोध में ये लोग खड़े हुए हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, अल्पसंख्यकों में भी चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो क्रिश्चियन हो। और ये आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को ये बहुत महंगा पड़ने वाला है। मैं केवल इतना कह सकता हूं। आज ही गाजियाबाद की क्या क्या दिखाएंगे? गाजियाबाद में भी एक क्लिप आई है, एक उसमें कैफे में बैठे हुए हैं एक लड़का लड़की, वहां घुस करके उसको खींच करके निकाल दिया
लड़की का ऐसा तस्वीर कि वो मतलब दिखाया भी नहीं जा सकता। कौन हो? अगर आप कहीं पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे गलत हो रहा है, कुछ अनैतिक हो रहा है, पुलिस है ना भैया। आप पुलिस के सिपाही बोलो कि भाई वहां गलत हो रहा है, जाओ रोको। फिर पुलिस आप खत्म करो ना, पुलिसिंग खत्म कर दीजिए देश में। पुलिस को बना लियो अपना कार्यकर्ता और अपने कार्यकर्ताओं को बना दियो पुलिस। यही है ना हेमंत भाई। इनके जो कार्यकर्ता हैं, जो बजरंग दल और ये सेना, वो सेना, दुनिया की सेना, ये पुलिस वाला काम कर रहे हैं। और पुलिस को कहां पे लगा दिया है, चलो तुम कार्यकर्ता वाला काम करो। वो कार्यकर्ता वाला चुनाव जिताने में, वो चुनाव जिताने में उनका इस्तेमाल होता है और इनका काम पुलिसिंग में। खैर, इजाजत दीजिए, कार्यक्रम आज काफी लंबा हो गया, लेकिन कोशिश हमने किया है कि सारे तथ्य लाए जाएं। आज मैं हेमंत भाई को शुरू में भी बोला था, आखिर में भी क्षमा मैं हेमंत भाई से, क्योंकि बहुत लेट आज जो है एंट्री हुई, क्योंकि सब दिखाना तथ्य जरूरी था। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।